मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे थे फाइलम्स के। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फाइलम प्रोटोजोआ को देखा। उसी के इवोल्यूशन में नेक्स्ट फाइलम हमने फाइलम पॉलीफेरा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन की स्टडी की। आज हम बात करेंगे सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन में। तो आज हम सबसे पहले सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर देखते हैं। इसकी यदि हम हिस्ट्री देखें सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा का मीनिंग है होलो आउट और नाइडेरिया का मीनिंग है नेटल। सिलेंट्रेटा और कुछ बार हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा को नाइडोलॉजी कहा जाता है। एरिस्टोटल ने इसकी स्टिंगिंग क्वालिटी अर्थात दंशक क्वालिटी के आधार पर इसको इंटरमीडिएट बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स रखा, इसलिए इसे सेल्फी और नाइडी भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ एरिस्टोटल ने इसमें इसी के बीच में ये प्लांट और एनिमल्स की योजक कड़ी बोला। एक कैल्फी और नाइडी का मीनिंग होता है, कैल्फी मीन्स नेटल और नाडोज मीन्स थ्रेड होता है। इसी तरह से इसको जू फाइटा के में रखा। जू मतलब एनिमल्स और फाइटा मीन्स प्लांट। तो ये दोनों स्पॉन्जेस टू एसिडियंस, ये इस तरह वेरियस फॉर्म्स में रहते हैं। यदि एनिमल नेचर देखें सिलेंट्रेटा की, तो वो सबसे पहले एस्टेब्लिश की पाइसोनल ने और ट्रेम्बले ने। लिनियस लेमार्क और कुवियर ने इनको ग्रुप किया और सिलेंट्रेटा जो फाइलम है उसको रेडिएटा के अंदर रखा गया। रेडिएटा में दूसरा भी हमने एक ग्रुप रखा, गाइनोडर्म। ये सिर्फ इसी वजह से रखा गया क्योंकि इन दोनों की सिमेट्री जो थी वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती थी। लेकिन हेस्ट्रिक ने इसके और स्टडी की और उसके बाद में इसको 3 फाइला में डिवाइड किया। पहला फाइला रखा स्पॉन्जिएरिया, जिसे हम आजकल पॉलीफेरन्स के नाम से जानते हैं। सेकंड है नाइडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा बोला जाता है, और थर्ड है टीनोफोरा। तो इस तरह से हेस्ट्रिक ने इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया डिस्टिंक्ट फाइला में। अब हम जनरल कैरेक्टर देखें तो इसके जो ल्यूकॉट ने 1947 में सिलेंट्रेटा को भी गाइनोडर्म से अलग करके एक नया फाइलम बनाया सिलेंट्रेटा, जो कि एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है पोलियोस। ये सिलेंट्रेट को पोलियोस बोला। तो कैविटी, एंट्रॉन मतलब उसको इंटेस्टाइन कहा गया। कुछ हम पिक्चर देख रहे हैं हाइड्रा की, जेलीफिश की, सी कोरल, सी एनिमोन एटसेट्रा। योजक कड़ी की बात करें तो ये प्रोटीरोस्पोंजिया जो है वो प्रोटोजोआ एंड पॉलीफेरा की योजक कड़ी है। तीनों प्लाना जो है सिलेंट्रेटा और हेल्मिस की योजक कड़ी है। इसकी बिग और लॉन्ग जेलीफिश जो पाई जाती है सिलेंट्रेटा में, उसका नाम है साइनिया आर्क्टा। पॉइजनस जेलीफिशेस भी पाई जाती है जिनके निमेटोसिस्ट जो है वो पॉइजन छोड़ते हैं और जिससे जो डेडली भी हो सकता है। सिलेंट्रेटा जो है वो एक मेटाजोआ और मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, अर्थात भूकोश के जंतु है, जिसमें उत्तक स्तर का समूह पाया जाता है। टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्वेटिक होते हैं, जिसमें जो मेराइन होते हैं कुछ, और कुछ जो है फ्रेश वाटर भी इनमें अवस्था पाई जाती है, जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर एनिमल। सिलेंट्रेट हाइड्रा के नाम से जानते हैं। ये सिलेंट्री भी होते हैं और फ्री स्विमिंग भी होते हैं, साथ साथ में सोलिटरी और कॉलोनियल भी होते हैं। सिलेंट्री का शब्द का हिंदी में अर्थ है स्थानबद्ध और फ्री स्विमिंग का मुक्त प्लावी, अर्थात स्थानबद्ध भी मिलेंगे, कुछ फ्री स्विम भी करते हैं। सोलिटरी का मतलब होता है ये एक सिंगल भी जंतु रहते हैं, लेकिन कई बार निवह बना के भी आपको कॉलोनी में भी जंतु सिलेंट्रेट्स रहते हैं।
इंडिविजुअल जो होता है, जो प्राणी होता है, वो रेडियली और बायरेडियली सिमेट्रिकल होता है, जिसमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है जो कि बाहर मुख के द्वारा खुलती है। ये द्विस्तरीय जंतु है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, जिसकी बॉडी जो है वो बाह्य जो लेयर होती है कोशिकाओं की, उसको एक्टोडर्म कहते हैं। आंतरिक स्तर जो कोशिकाओं का बना होता है उसको एंडोडर्म भी कहा जाता है, जो कि दोनों स्तर के बीच में एक सीमेंटेड से जुड़ा। सीमेंटेड का मतलब एक शब्द है ये, सीमेंटेड नॉट अ सीमेंट, इधर नॉन सेलुलर जिलेटिनस पदार्थ पाया जाता है जिसे मिजोग्लिया कहते हैं। ये किनके दोनों स्तरों के बीच में, बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर के बीच का जो बीच में एक उसमें कोई कोशिका नहीं मिलेगी, एक जेलेटिनस पदार्थ होगा जिसे मिजोग्लिया के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुरूपता पाई जाती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके, हम एक लेक्चर में इसके ऊपर भी कवर करेंगे टॉपिक को। तो जुआइड्स इन पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स आर पॉलिप्स और मेडुसा। इसमें जुआइड्स पाए जाएंगे जो कि बहुरूपता में रहेंगे, कुछ पॉलिप की बहुरूपता प्राप्त करेंगे, कुछ मेडुसा की। पॉलिप वाले तो सेसाइल होंगे और एलैंगिक जुआइड होंगे, और मेडुसा वाले होंगे वो मुक्त पलावी होंगे और सेक्सुअल जुआइड्स होंगे। कंकाल तंत्र की बात करें तो इसमें एक्सोस्केलेटन भी मिलता है, एंडोस्केलेटन भी होता है और कॉमनली पाया जाता है। यदि हम इस जंतु के बारे में बात करें तो ये एक शब्द या टर्म आती है सिलोमेट। ए मीन्स एब्सेंट, सिलोम मीन्स देगुआ, देगुआ अनुपस्थित होती है। दे डोंट पोजेस ए सेकंड बॉडी कैविटी, द सिलोम यानी देगुआ अनुपस्थित होती है। शॉर्ट और सिलेंडर टेंटिकल्स होते हैं जो माउथ के चारों तरफ एक और बहुचक्रीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इनका कार्य क्या होता है टेंटिकल्स का? स्पर्शक भी बोलते हैं इनको। ये फूड कैप्चरिंग का कार्य करते हैं, इंजेक्शन का करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं और प्रोटेक्शन भी करते हैं। जो टेंटिकल्स होते हैं उनके ऊपर नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं जिन्हें नाइडोसिस्ट भी बोला जाता है। ये फूड कैप्चर करते हैं और इंजेक्शन करते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, अर्थात अपनी सुरक्षा भी करते हैं। इनके ऊपर नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो फूड ये बाहर निकाल कर फूड को किल करते हैं, फिर टेंटिकल्स उसको एकत्रित करके मुख में डालता है, जो कि हम जेली फिश पढ़ेंगे ऑरिलिया। डिटेल में एनिमल का पूरा मैकेनिज्म देखने हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे कैसे इंजेक्शन करता है, अंतर ग्रहण करता है भोजन का और अपनी सुरक्षा करता है। बॉडी लेयर्स में भी पाए जाते हैं ये, और एडहेसिव ऑर्गन मतलब ये टेंटिकल्स के द्वारा यदि चलन करेगा तो ये अपने ये एडहेसिव ऑर्गन अर्थात चिपकने का अंग भी की तरह भी कार्य करता है। ये कार्निवोरस है, मांसाहारी। डाइजेशन जो है इनका एक्स्ट्रा सेलुलर जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी होता है, और इंट्रा सेलुलर भी अर्थात कोशिका के अंदर भी जो है डाइजेशन की क्रिया होती है। एनस नहीं पाया जाता, माउथ ही एनस की तरह कार्य करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो आदिम प्रकार का है, इसमें डिफ्यूज नर्व नेट पाए जाते हैं। श्वसन और परिवहन और उत्सर्जन तंत्र की भी आवश्यकता होती है जो इसी वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा होती है, आगे हम डिटेल में देखेंगे। रिप्रोडक्शन जो है लैंगिक और लैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। अलैंगिक विधि जो होती है वो मोस्टली जो होती है वो मुकुलन के द्वारा होती है, बडिंग जिसे बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जनन होता है वही मोस्ट कॉमन प्रोसेस है। गैमीट्स अर्थात युग्मक बनते हैं और युग्मक के द्वारा ही लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, अर्थात लाइफ हिस्ट्री में प्लेनुला लार्वा पाया जाता है और वो लार्वा भी सिलिएटेड होता है, सीलिया उसके पूरे शरीर पे पाए जाते हैं, जिससे फ्री स्विमिंग की तरह कार्य करता है। लाइफ हिस्ट्री में जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस जिसे कहते हैं, बॉटनी के अंदर आप ये बहुत कॉमन पढ़ते हो। हर
प्लांट में आपको इसमें देखने को मिलती है। एसेक्सुअल पॉलीप्लॉइड जो होता है वो सेक्सुअल के साथ अल्टरनेट करता है। अलैंगिक पॉलीप्लॉइड सेक्सुअल मेडुसा के साथ अल्टरनेट एकांतरित पीढ़ी करता है। ये जो पॉलीप्लॉइड एसेक्सुअल होगा वो सेसाइल होगा हमेशा और अल्टरनेट विद सेक्सुअल मेडुसा फ्री स्विमिंग जनरेशन से करता है। डायग्राम में देखो आप, पॉलिप अवस्था सी एनिमोन में मिलती है और जेली जो होती है वो एक मेडुसा अवस्था है। सी एनिमोन में पॉलिप अवस्था में देखो, यदि हम इस तरह से इसका एलएस करें तो इसमें दो स्तर दिख रहे हैं, बाह्य गैस्ट्रोडर्मिस और अंदर का गैस्ट्रोडर्मिस, बाहर का एपिडर्मिस, दोनों के बीच में येलो कलर में मेसोग्लिया और सबसे इनर मोस्ट में जो माउथ के इनर कर रही है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं और ये जो नीचे का बॉडी स्टाक है ऊपर का जो है वर्ल बनाते हुए टेंटिकल्स हैं। इसी तरह मेडुसा अवस्था जो कि लैंगिक अवस्था है, जेलीफिश जो है वो इस अवस्था में रहती है। इसमें माउथ और एनस दिख रहे हैं और उसके ऊपर में ये आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर वो माउथ ओपन हो रहा है। इसके चारों तरफ टेंटिकल्स मिल रहे हैं। बाह्य स्तर को एपिडर्मिस कहते हैं, अंदर के स्तर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं और दोनों के बीच में मेसोग्लिया पाया जाता है। फीडिंग देखें तो नाइडेरियंस या सिलेंट्रेट जो होते हैं वो कार्निवोरस हैं और अपना टेंटिकल्स को यूज करते हैं प्रे को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए। ये टेंटिकल्स जो होते हैं वो नाइडोसाइट्स के द्वारा या निमेटोसिट्स जो कि एक बहुत स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जो कि सुरक्षा भी देती हैं और शिकार भी करती हैं। निमेटोसिस्ट में क्या होता है कि टॉक्सिन भरा रहता है, विष भरा रहता है जो कि प्रे को बेहोश करने में काम आता है और सुरक्षा करने में भी मदद करता है। डाइजेशन पाचन जो है इसमें वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी होता है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, लेकिन ये कंप्लीट जो होता है पाचन वो सेल के अंदर भी होता है। वो किसकी सेल होती है? गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाओं के अंदर भी होता है, उसे बोलते हैं हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। कुछ नाइडेरियंस जो होते हैं अपना भोजन जो है एल्गल सिम्बायोसिस के द्वारा जूजेंथेली से भी प्राप्त करते हैं, अर्थात कमेंसलिज्म की प्रक्रिया या सिम्बायोसिस की क्रिया भी करते हैं। लोकोमोशन जो है वो मेडुसा जो है वो फ्री होता है, इसलिए उसको लोकोमोशन करने की जरूरत होती है। मोटाइल होता है। पॉलिप होते हैं वो सेसाइल या स्थानबद्ध होते हैं। एक्सेप्शन जो है हाइड्रा का जो टम्बल्स होते हैं उन टेंटिकल्स, और सी एनिमल्स जो है वो पेडल डिस्क के द्वारा भी ग्लाइड करता है। रिस्पॉन्स देखें हम तो इसकी कैसे प्रकृति में अपना जो है वो अपना व्यवहार को प्रदर्शित करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो कुछ इसमें संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ तो कोशिकाएं जो होती हैं वो केमिकल के प्रति अपना बिहेवियर प्रदर्शित करती हैं, उन कोशिकाओं को कहते हैं कीमोरिसेप्टर्स। कुछ कोशिकाएं इनकी टच के प्रति, स्पर्श के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है, तो उसको बोलते हैं हम थिग्मोरिसेप्टर्स। थर्ड जो है वो लाइट के प्रति करती है अपना बिहेवियर, तो कोशिकाएं तो फोटोरिसेप्टर्स हैं। इनमें ऑसिलाई भी हमें देखने को मिलते हैं, आई स्पॉट्स भी मिलेंगे जो प्रकाश को ग्रहण करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इनमें बैलेंसिंग ऑर्गन भी होता है जो लोकोमोशन करते हैं एनिमल्स, उनमें स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। ये स्टेटोसिस्ट का क्या कार्य होता है? ये जैसे ही प्राणी डूबने लगे या टिल्ट हो जाए तो उसको बैलेंस बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट आते हैं हम नर्व नेट में। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इसमें आदिम प्रकार का डिफ्यूज नर्वस सिस्टम पाया जाता है। देखो ये पूरा नेट सा बना हुआ है, जाल सा बिछा हुआ है। ये जो जाल है वो एपिडर्मिस तक भी जाता है और गैस्ट्रोडर्मिस में भी होता है और ये आपस में इंटरकनेक्ट भी रहते हैं, पर ये कोई ग्रुप नहीं बना रहे हैं, ये सारे ऐसे कनेक्शन ही है, ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं। एक जाके एक नर्व जो है इकट्ठी होके एक जो गैंग्लिया या सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है
वो इनको लाभ नहीं मिलता, क्योंकि इनमें स्टिमुलाई जो होते हैं वो हर तरफ से प्राप्त होते रहते हैं। रेडियल सिमेट्री एनिमल्स में खासकर बात हो रही है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अलैंगिक रिप्रोडक्शन हमने ऊपर भी बात की थी, वो मुकुलन के द्वारा पॉलिप और मेडुसा से प्राप्त होते हैं, और जो सेक्सुअल या लैंगिक होता है वो मेडुसी जो होती है वो स्पर्म और एग्स बनाती है। ये जो एनिमल होता है ये मनुष्य भी हो सकता है, एकलिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी होता है। और इसके बाद में जो लार्वा बनता है इसमें वो फ्री स्विमिंग होता है, जिसे हम प्लेनुला लार्वा बोलते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। इसी के साथ अब हम कल अपना टॉपिक कवर करेंगे क्लासिफिकेशन सिलेंड्रेटा का। थैंक यू।